हम राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसके अंदर से हमने मेवाड़, मारवाड़ एवं बीकानेर के इतिहास का क्विक रिवीजन कर लिया था हमने। और आज हम शुरू करेंगे चौहानों का इतिहास। वैसे चौहानों की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई थी। पहली चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। ये भी कहा जाता है मृणोदयन तथा सूर्यमल मिश्रण ने भी इस सिद्धांत का समर्थन दिया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने चौहानों को सूर्यवंशी हिंदू बताया है, बल्कि हांसी हरियाणा के अभिलेख से चौहानों को चंद्रवंशी हिंदू बताया गया है। जेम्स टॉड व विलियम क्रुक ने इन्हें विदेशी जनजाति से संबोधित किया है, तथा दशरथ शर्मा की पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टी के अनुसार इन्हें ब्राह्मण बताया गया है। एवं बिजोलिया अभिलेख के अनुसार भी इन्हें ब्राह्मण बताया गया है। ऐसा बताया जाता है कि जब आतंक राजस्थान में हर जाति की तरफ आतंक बढ़ने लगा, तो तब गुरु जो ऋषि वशिष्ठ थे, उन्होंने एक आबू पर्वत के ऊपर एक यज्ञ करवाया, जिसमें उन्होंने 4 जातियाँ उत्पन्न की। ऐसा माना, हाँ, हम सोच सकते हैं कि अग्निकुंड से जातियाँ कैसे उत्पन्न हो सकती हैं, पर हाँ, ये उत्पन्न नहीं हुई होगी। इन्होंने 4 जातियों को एक कार्य सौंपा होगा कि तुम्हें इस क्षेत्र की स्वतंत्रता एवं यहाँ की संस्कृति और यहाँ के धर्म के लिए तुम्हें यहाँ पर इनकी रक्षा के लिए तुम्हें नियुक्त किया जाता है। इस तरह से हम मान सकते हैं कि अग्निकुंड से उन्होंने ये शपथ ली होगी कि हाँ, हम ये शपथ लेते हैं कि हम यहाँ की रक्षा करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने चौहान, चालुक्य, परमार एवं प्रतिहार 4 जातियों को, ये 4 जातियों के 4 व्यक्ति हो गए या जो भी होंगे, उनको ये शपथ दिलाई गई और कि तुम लोग इसको आगे बढ़ाओगे। अब हम पढ़ते हैं बिजोलिया शिलालेख, जो कि 1170 ईस्वी के अंदर बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर है, वहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। यह बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर में स्थित है। इससे गोविंद ने लिखा था तथा गुणभद्र प्रशस्तिकार ने लिखा था। इस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अनुसार चौहान राजा वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। इस अभिलेख के अनुसार इस अभिलेख के अंदर हमें विभिन्न प्राचीन नगरों के नाम भी उल्लेखित हैं, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहला था, जिसे बिजोलिया को वहाँ उस वक्त बोला जाता था विजयावल्ली। बिजोलिया का क्या बोला जाता था? विजयावल्ली। नागौर को अहिच्छत्रपुर और सांबर को सपादलक्ष बोला जाता था। मंदिरों को दी जाने वाली भूमि अनुदान की जानकारी भी हमें बिजोलिया अभिलेख से मिलती है। उत्पत्ति स्थल चौहानों का सपादलक्ष बताया गया है। सपादलक्ष का मतलब हो गया सांबर से हमें बताया गया है, तथा इनकी राजधानी अहिच्छत्रपुर तथा जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से संबोधित किया जाता है। वासुदेव चौहान जो थे, यह चौहान राज्य का वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है। इसने 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की थी। विग्रह राजद्वितीय ने अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था, तथा हम यह भी कह सकते हैं कि जैसे गुवक थे, गुवक को पहला स्वतंत्र चौहान राजा माना जाता है। चौहान पूर्व में प्रतिहारों के सामंत थे, लेकिन गुवक ने प्रतिहार राजा नागभट्ट की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, तथा गुवक ने स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना की थी। चंद्रराज, यह भी एक चौहान राजा थे, जिनकी रानी का नाम था आत्मप्रभा यानी कि रुद्राणी। यह पुष्कर झील में भगवान शिव की पूजा करती थी। यह यौगिक क्रिया में निपुण थी, तथा यह पुष्कर झील के अंदर रुद्राणी, जो कि 1000 दीपक पुष्कर झील में नित्य स्तुति से जलाया करती थी। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे धर्म में कितने भक्ति भाव से लोग रहते थे, कितनी भावना हमारे भगवानों से जुड़ी हुई है। अगले राजा हैं मुख्य अजय राज।
इनका कार्यकाल था 1105 से लेकर 1133 ईस्वी तक। वर्ष 1113 में अजय राज ने अजमेर शहर की स्थापना की तथा यहाँ पर किले का निर्माण करवाया। इसे अपनी रानी सोमलेखायामी सोमल देवी के नाम से यहाँ पर इन्होंने सिक्के भी चलवाए थे। इसने गर्जन मातंगों को हराया था। अगले राजा हैं अर्णोराज। अजमेर में आना सागर झील की स्थापना की तथा पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ये जो क्वेश्चन है, अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? यह राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम सिविल के अंदर 2022 के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ज्ञातव्य है कि आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया था, पर हम यह भी पढ़ते हैं कि इसका पुनर्निर्माण कहीं न कहीं अर्णोराज ने भी करवाया है। वाकपति राज यानी कि 108 वाकपति राज जो थे वो भी एक चौहान राजा थे जिन्हें 108 युद्धों का विजेता कहा जाता है। अगले हैं विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ ने 1153 से लेकर 1163 ईस्वी तक चौहान राज्य का शासन संभाला था। इसका शासनकाल अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। इसने दिल्ली के तोमर राजा को हराया था तथा इसने दिल्ली में शिवालिक स्तंभ की स्थापना की थी, यानी कि यहाँ पे शिवालिक स्तंभ लगवाया था। सॉरी। विग्रह राज चतुर्थ ने बिसलपुर शहर की स्थापना की तथा वहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसने हरिकेली नामक नाटक लिखे। अजमेर में संस्कृत पाठशाला की स्थापना की तथा इस पाठशाला की दीवारों पर हरिकेली के नाटक की पंक्तियाँ उत्कीर्ण करवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाया भी नहीं, इसको ऊपर से तुड़वाया गया तथा इसके ऊपर मस्जिद के गुंबदनुमा स्वरूप देकर इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद में तब्दील करा दिया गया। परंतु अगर आप आज भी अगर वहाँ पर जाके हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें आज भी हरिकेली नाटक के कुछ श्लोक वहाँ पे हमें उत्कीर्ण मिलते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण नहीं करवाया था। इसका निर्माण विग्रह राज चतुर्थ ने करवाया था, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके ऊपरी भाग को तुड़वा कर मस्जिद नुमा आकृति देकर इसको 2.5 दिन के झोंपड़े के अंदर रूपांतरित करवा दिया गया। इनके विग्रह राज चतुर्थ के दरबारी विद्वान थे सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रह राज नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक के अनुसार विग्रह राज ने गजनी के राजा खुसरो शाह को हराया था। सोमदेव ने विग्रह राज को कई उपाधियाँ दी है, जैसे बिसल देव, कवि बंधु। बिसलपुर नगर बसाया था इसलिए इन्हें बिसल देव कहते हैं। और ये कवि जो भी थे जिनको ये अच्छी शरण दिया करते थे, उनकी रक्षा किया करते थे, इसलिए इन्हें कवि बंधु भी कहा जाता है। विग्रह राज चतुर्थ का अभिलेख अजमेर के सरस्वती कंठाभरण मंदिर से प्राप्त हुआ था। नरपति नाले ने बिसल देव राशों नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में विग्रह राज चतुर्थ तथा उसकी रानी राजमती की जानकारी है। इस पुस्तक गोंडवानी भाषा में लिखी गई है। गोंडवानी मारवाड़ी की उपभाषा है जो पाली के बाली से लेकर जालोर के आहोर तक बोली जाती है। पृथ्वीराज तृतीय, अगले हैं चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय। 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक ये इन्होंने चौहान राज्य का शासन किया। इनके पिता का नाम था सोमेश्वर, माता का नाम था कर्पूरी देवी। ये 11 वर्ष की उम्र में राजा बन गए थे। संरक्षक थे इनकी कर्पूरी देवी। इनके प्रमुख मंत्री थे केमास, स्कंद, वामन, शोड व भुवनमल। अपने चाचा नागार्जुन उपारगम्य के विद्रोह को दबाया। हिसार तथा गुरुग्राम हरियाणा में भंडारतक जनजाति के विद्रोह को दबाया। यह वही पृथ्वीराज चौहान है जिनके पृथ्वीराज नामक मूवी भी आई थी, जिसका अक्षय कुमार ने इस मूवी के अंदर अभिनय किया था तथा इस मूवी को हम देख सकते हैं। पर मूवी बॉलीवुड वालों ने तो अपने इतिहास का बेड़ा गर्क कर रखा है, इसलिए आप सिर्फ केवल मैंने मनोरंजन की दृष्टि से देखें। इतिहास का वर्णन हमारे बॉलीवुड जैसे पानीपत मूवी में भी हमें देखा गया, उसके अंदर हमारे इतिहास का अच्छे से वर्णन नहीं किया गया है। इनके अंदर बहुत सारे वो मनोरंजन के को दिखाने के चक्कर के अंदर वो हमारे इतिहास के बहुत कुछ बदलाव कर देते हैं। पर अगर इतिहास में बदलाव होने से
बहुत कुछ बदल जाता है, इसलिए हमें हमारी इनकी भावनाओं के साथ नहीं छेड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता उन्हें आप मूवी देखें, पर इतिहास से आप रूबरू जरूर हुए। इन्होंने पृथ्वीराज तृतीय ने के कई युद्ध लड़े, जिसमें प्रमुख था तमुल महोबा यानी एमपी का युद्ध। पृथ्वीराज ने युद्ध किया था परमारदिदेव चौहान के साथ महोबा के अंदर। पृथ्वीराज जीत गए थे। इसने पुंजन राय को महोबा का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। पृथ्वीराज ने परमारदिदेव चौहान को वहाँ पर उनके घर जाके हराया तथा वहाँ पर पुंजन राय को महोबा का प्रशासक नियुक्त करके पुनः आई छतरपुर नागौर आ गए। परमारदिदेव के सेनापति थे आला एवं उदल। फिर रहा अगला युद्ध हुआ नागौर का युद्ध, जो कि 1184 ईस्वी के अंदर हुआ। तुमुल महोबा का युद्ध हुआ था 1182 के अंदर। नागौर का युद्ध हुआ 1184 ईस्वी के अंदर। पृथ्वीराज व भीमद्वितीय यानी चालुक्य गुजरात, पृथ्वीराज और भीमद्वितीय के बीच में ये युद्ध हुआ था। भीमद्वितीय कौन थे? चालुक्य शासक थे गुजरात के। कारण दोनों आबू की राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे, परंतु पृथ्वीराज ने इससे विवाह कर लिया था। जयदेव प्रतिहार ने इसके मध्य संधि करवाई थी। जयदेव प्रतिहार थे जिन्होंने इनके चालुक्य और चौहानों के बीच में संधि करवाई थी। चौहान गढ़वाल विवाद भी हुआ था। इसके पश्चात पृथ्वीराज चौहान थे। जयचंद गढ़वाल थे जो कन्नौज के रहने वाले थे, और यह वही गढ़वाल वंश है जहाँ से राव दुअड़ को वहाँ से लेके आए थे पल्लीवाल ब्राह्मणों की सहायता से। जिन्हें ला के बांसवाड़ा बाड़मेर के अंदर इन्होंने मालवी नामक स्थान पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी तथा वहाँ से अपने राठौड़ वंश की स्थापना की। और यही राठौड़ वंश आगे चल के मंडोर, जोधपुर एवं बीकानेर पर शासन करता है। यही गढ़वाल वंश से वो संबंधित थे। और चौहान और गढ़वाल के बीच में यह विवाद हुआ था। यह था दिल्ली का उत्तराधिकार के लिए विवाद हुआ था। पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। इस प्रेम कहानी को दशरथ शर्मा ने ऐतिहासिक तथ्य के रूप में भी स्वीकार किया है। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण तराइन का प्रथम युद्ध, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच में। यह युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी के अंदर। कारण था गौरी ने तबर हिंद पर अधिकार कर लिया था। पृथ्वीराज इस युद्ध का निर्णय रहा, पृथ्वीराज जीत गए। पृथ्वीराज का सेनापति था चामुंड राय। दिल्ली के गोविंद राज तोमर ने गौरी को घायल कर दिया था। हमारे काफ़ी वीर योद्धा थे। इसके बाद में इसके एक वर्ष पश्चात 1192 ईस्वी के अंदर हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज और गौरी के बीच में। और इस युद्ध के अंदर तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। हसन निजामी ताज उल मासिर के अनुसार पृथ्वीराज ने कुछ दिनों तक गौरी के अधीन शासन किया। पृथ्वीराज चौहान की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां आती थी। कला व संस्कृति विभाग के अंदर इनके मंत्री थे पद्मनाथ की स्थापना की। दिल्ली के पास पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया गया। इनके दरबारी विद्वान थे चंद्र बरदाई, उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है लोकप्रिय पृथ्वीराज राशो, जिसका अन्य नाम है पृथ्वी भट्ट। इनके अन्य कविते जैसे जयानक जिन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज विजय, और भी कई सारे इनके दरबारी विद्वान थे जैसे जनार्दन, विश्वरूप, विद्यापति गौड़, वागेश्वर, आशाधर। पृथ्वीराज चौहान की दो उपलब्धियां भी थी जैसे राय पिथौरा एवं दल पुंगल। 1167 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज द्वितीय के हांसी शिलालेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। इसने हांसी के में महल का निर्माण करवाया। 1168 ईस्वी के धोड़ गांव अभिलेख भीलवाड़ा के रूठी रानी मंदिर के से प्राप्त अभिलेख में पृथ्वीराज द्वितीय की रानी सुहाग देवी का वर्णन मिलता है। क्या है? 1167 ईस्वी में पृथ्वीराज द्वितीय के हांसी अभिलेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है हांसी अभिलेख से, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। 1168 ईस्वी के धोड़ गांव अभिलेख भीलवाड़ा के रूठी रानी मंदिर से प्राप्त। रूठी रानी का मंदिर कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। और इसी मंदिर से हमें प्राप्त हुआ है अभिलेख, उससे प्राप्त होता है पृथ्वीराज द्वितीय की रानी सुहाग देवी का भी वर्णन वहाँ पे हमें मिलता है। सोमेश्वर अर्णोराज की चालुक्य रानी कांचन देवी का पुत्र था। अजमेर में कल्प वृक्ष का निर्माण करवाया था। ये थे नागौर के
चौहान वंश। अब पढ़ते हैं रणथंभौर का चौहान वंश का शासन। यहाँ के सबसे पहले महत्वपूर्ण राजा थे गोविंदराज चौहान। यह पृथ्वीराज चौहान के बेटे थे। 1194 ईस्वी में रणथंभौर में स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना करते हैं। इसके बाद में आते हैं हमीर देव चौहान। यह 17 में से 16 युद्धों में विजय रहे थे। इन्होंने चित्तौड़ में समर सिंह, धार एमपी में भोज को और भीमरस में अर्जुन को हराया था। 1292 ईस्वी में हमीर ने जलालुद्दीन खिलजी के हमले को विफल कर दिया था। 1292 ईस्वी में हमीर ने जलालुद्दीन खिलजी कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जो थे, जिनको मारकर अलाउद्दीन खिलजी राजा बना था। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। कोई अगर हार जाता है तो वो उसके कारण ही बताता है, उसके बहाने ही बताता है, ये नहीं बताता कि हम किस वजह से हारे। नहीं, वो उसकी तुच्छ कल्पना ही कर सकता है। 1301 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। इसका कारण था अमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों मोहम्मद शाह एवं केहबरू को शरण दी थी। हम जाहिर से समझते हैं कि हमारे यहाँ के जो राजा थे, जो भी सामंत थे, जितने भी थे, वो अपने शरणागतों की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं, हमीर ने 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। क्यों किया? क्योंकि हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों मोहम्मद शाह एवं केहबरू को शरण दी थी। अब यहाँ पे हमीर यह भी तो कर सकते थे कि मोहम्मद शाह एवं केहबरू को अलाउद्दीन खिलजी को सौंप देते, तो ये रणथंभौर का युद्ध भी नहीं होता। पर नहीं, इन्होंने शरणागतों 2 जने ही तो थे, और वो कौन से उनके सगे थे, उनको छोड़ सकते थे। पर नहीं, इन्होंने उन 2 को शरणागत के लिए अपनी जान तक देना, ये हमारे सनातन धर्म सिखाता है हमें। इसलिए इन्होंने मोहम्मद शाह केबरू को शरण दी और इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया, उनसे लड़े। अलाउद्दीन के सेनापति थे नुसरत खां, उलुग खां एवं अल्प खान। और अमीर देव के सेनापति थे धर्म सिंह एवं भीम सिंह। नुसरत खां तथा भीम सिंह मारे गए। रत्तीपाल व रणमल ने हमीर से विश्वासघात तो हमेशा होते आए। रत्तीपाल एवं रणमल ने हमीर के साथ विश्वासघात किया। 1301 ईस्वी में रणथंभौर में राजस्थान का पहला साका हुआ। हमीर की रानी रंग देवी ने जौहर किया तथा अमीर खुसरो ने इस जौहर का वर्णन किया। यह अरबी भाषा में वर्णित प्रथम जौहर है। अमीर खुसरो ने एक बुक लिखी थी, खजाइन उल फतू या तारीख अलाई। इसके अंदर उसने रणथंभौर के, चित्तौड़ के जितने भी अलाउद्दीन खिलजी की वजह से साके हुए थे, जितने युद्ध हुए थे, वह अलाउद्दीन खिलजी के साथ स्वयं जाता था, उस युद्ध का अपनी आंखों देखा वर्णन किया करता था। हमीर के नेतृत्व में केसरिया हुआ और हमीर की रानी रंग देवी के नेतृत्व के अंदर जौहर किया गया। अमीर खुसरो ने कहा था, आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र का घर मतलब धर्म विरोधी का घर इस्लाम का घर हो गया है। देतल दे ये हमीर की बेटी थी। इसने पद्म तालाब में कूदकर जल जौहर किया था। यह एकमात्र वर्णन है देतल दे का जो कि हमारे राजस्थान इतिहास के अंदर जल जौहर का वर्णन करता है। इसके अलावा हमें कहीं भी जल जौहर का वर्णन नहीं किया जाता। जो इसने जल जौहर क्यों किया? क्योंकि जल अग्नि जौहर के अंदर वही महिलाएं जाती हैं जिनकी शादी हो गई हो और वो किसी पराये मर्द के साथ किसी भी तरह का संबंध रखना नहीं चाहती। अगर उनके पति नहीं है तो वो इससे अच्छा अपनी जान देना पसंद करती थी। परंतु देतल दे अभी कुंवारी लड़की थी, राजकुमारी थी, तथा वह यह भी समझते थे कि अगर देतल दे को कुछ हुआ, क्योंकि अगर अलाउद्दीन खिलजी जीतेगा तो वह इतना अच्छा इंसान नहीं है कि वह देतल दे को छोड़ दे। वह इसके ऊपर अत्याचार करेंगे, इसके ऊपर इसका करेंगे, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए देतल दे ने अपने पिता की, ये एक कहानी है जब हम 1301 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले के ऊपर बाहर डेरा लगवाया था कि आक्रमण करने की
का आक्रमण शुरू करने की कोशिश थी, आक्रमण होने वाला था, युद्ध शुरू होने वाला था। उस वक्त सारी सेना तैयार थी। इधर अलाउद्दीन खिलजी की सारी सेना तैयार थी, इधर हमीर देव चौहान की सारी सेना तैयार थी, परंतु पूरी सेना के अंदर हमीर देव चौहान सामने नहीं आए। जब यह बात रानी रंग देवी को पता चली कि मेरा पति युद्ध से डर के एक कमरे में बैठे हुए हैं, तो वो आई और अपने पति को चूड़ियाँ देने लगी, कहने लगी कि ये लो, आप ये काम करो, ये मेरी चूड़ियाँ पहन लो और मैं तुम्हारी जगह जाके युद्ध करूँगी और केसरिया करूँगी। तब उस वक्त हमीर देव चौहान ने कहा था कि मैं अपने लिए या फिर किसी और के लिए, मतलब अपने लिए नहीं डर रहा, मैं डर रहा हूँ अपनी बेटी के लिए। देवतल देव के लिए उन्होंने जो वर्णन था वो किया। यह बात देवतल देव स्वयं सुन रही थी और यह सुनकर वह एक बेटी अपने पिता का सिर कैसे झुकने दे, तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आप निष्फिक्र होके जाइए, केसरिया करिए, मैं अग्नि जौहर नहीं तो जल जौहर तो कर ही सकती हूँ। और इसने उस वक्त पद्म तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी थी। हमीर की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां भी हैं, जैसे कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था, पुरोहित थे इसके, विश्वरूप थे। अपने पिता जत्त सिंह के 32 वर्षीय शासनकाल की याद में रणथंभौर में 32 खंभों के छतरे का निर्माण करवाया गया था हमीर के देव चौहान के द्वारा। हमीर की पुस्तक का नाम है श्रृंगारहर। इनके दरबारी विद्वान थे राघव देव और विजयादित्य। राघव देव हमीर देव के गुरु थे। हमीर पर कर बढ़ाने तथा हट के लिए युद्ध करने का आरोप लगाया जाता है, क्योंकि इससे इन आरोपों से मुक्त किया जा सकता है, क्योंकि कर उस समय बढ़ाए गए थे तब युद्ध चल रहा था तथा युद्ध के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी। ऐसा सभी राजाओं द्वारा किया जाता था। हमीर ने इससे पहले कभी कर नहीं बढ़ाए थे। शरणागत की रक्षा करना उस समय की हिंदू संस्कृति का आदर्श था तथा हमीर भी इसी आदर्श का पालन कर रहा था। उसकी बहादुरी तथा शरणागत की रक्षा है तो सब कुछ न्यौछावर कर देने की भावना न केवल अविस्मरणीय है बल्कि उस प्रथम पंक्ति में खड़ा कर देती है। हमीर देव के लिए एक दोहा कहा जाता है, सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। अर्थात शेर जहाँ सिंह गमन, मतलब शेर जहाँ से एक बार चला जाता है वह दोबारा उस रास्ते पे कभी नहीं आता। सतपुरुष वचन, सतपुरुष ने जो वचन कह दिया वह उस वचन से वापस नहीं उठता। कदली फले एक बार, कदली जो है वो सिर्फ कमल एक ही बार खिलता है। तिरिया तेल, जो तेल है वो तैरता है। हमीर का हट, हमीर का जो जिद था वो चढ़े न दूजी बार, मतलब एक बार जो हट कर ली कि ये करना है तो वो करना ही है। ये थे हमारे हमीर देव चौहान। इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं, छोटे छोटे हैं। नाडोल और जालोर के चौहान। नाडोल के चौहान लक्ष्मण सिंह यानी कि लाखा, यह सांबर के चौहान राजा वाकपति राज का पुत्र था। 960 ईस्वी में इसने नाडोल में स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना की। इसने नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। आशापुरा माता चौहानों की कुल देवी है। अल्हड़, इसके बेटे कीर्तिपाल ने जालोर के चौहान राज्य की स्थापना की थी। 1025 ईस्वी के मोहम्मद गजनवी ने के सोमनाथ आक्रमण के समय नाडोल के चौहान शासक आहिल ने इसे टक्कर दी थी। दोबारा से पढ़ते हैं। नाडोल के अंदर लक्ष्मण सिंह लाखा नामक दो ही राजा थे। वैसे लक्ष्मण सिंह और अल्हड़ दो ही प्रमुख राजा हैं जिनसे कोई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लक्ष्मण सिंह यानी लाखा, यह सांबर के चौहान राजा, ये जो सांबर के चौहान राजा थे, जिस सांबर के चौहानों की नींव किसने रखी थी, यहाँ पे सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने। यह चौहान राजा वाकपति राज का पुत्र था लक्ष्मण सिंह। 960 ईस्वी में इसने नाडोल में स्वतंत्र चौहान शासन की स्थापना की थी। इसने नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर बनाया था। आशापुरा माता चौहानों की कुल देवी थी या इष्ट देवी बोल सकते हैं। अल्हड़, अल्हड़ जो इसके बेटे कीर्तिपाल ने जालोर के चौहान राज्य की स्थापना की थी। हम आगे पढ़ेंगे अल्हड़ जालोर के चौहान, उसमें भी यही है कि इन्हीं के बेटे कीर्तिपाल ने, अल्हड़ के बेटे कीर्तिपाल ने जालोर के चौहान शासन की नींव रखी थी। 1025 ईस्वी 1025 ईस्वी के मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय नाडोल के चौहान शासक अहिल ने इसे टक्कर दी थी।
सोमनाथ मंदिर पे तो कितने आक्रमण हुए, उस पर तो एक घंटे के लिए वर्णन किया जा सकता है, इतने युद्ध हुए हैं वहाँ पे। फिर आता है जालोर के चौहान। जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे जालोर के चौहान सोनगिरा चौहान कहलाए जाते हैं। जालोर का किला कहाँ पर स्थित है? सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए जालोर के चौहानों को सोनगिरा चौहान कहा जाता है। स्वर्णगिरी जालोर के किले के अंदर है, और स्वर्णगिरी तो है जालोर किला, और स्वर्णगिरी ये थोड़ा सा अंतर है। सुवर्णगिरी जालोर किला, और स्वर्ण यानी सोना, स्वर्णगिरी ये है जैसलमेर किला। जैसलमेर किले को स्वर्णगिरी क्यों कहा जाता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसलमेर किले को स्वर्णगिरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर जो किले का निर्माण है वो पीले पत्थरों से किया गया है। जैसलमेर के अंदर हमें पीला पत्थर मिलता है, इसलिए वहाँ पर निर्माण बिना किसी सीमेंट के, बिना किसी चूने के, सिर्फ पत्थरों के ऊपर पत्थरों की कटाई करके उनको इस स्थापत्य कला का एक अनूठा संगम में देख सकते हैं हम उसको, कि वहाँ पर सिर्फ पत्थरों को काट के वहाँ पे उन पत्थरों के ऊपर पत्थरों को रखा गया है और उस किले का निर्माण करवाया गया है। और जब ये पीला पत्थर धूप के अंदर चमकता है तो ये सोने के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे स्वर्णगिरी महल भी कहते हैं। अभी भी हमने पढ़ा था अल्हड़ नारौल के चौहानों के अंदर अल्हड़ के बेटे कीर्तिपाल ने जालोर के चौहानों की नींव रखी थी। अब हम पढ़ते हैं कीर्तिपाल के बारे में। कीर्तिपाल 1122 ईस्वी में जालोर में चौहान वंश की सोनगरा शाखा का शासन प्रारंभ किया। इसने चित्तौड़ के सामंत सिंह को हराया था। नैन सिरी ख्यात के अनुसार कित्तू यानी कीर्तिपाल एक महान राजा था। मुणोत नैन सिंह के अनुसार कित्तू यानी कि कीर्तिपाल एक महान राजा था। इसने चित्तौड़ के सामंत सिंह को भी हराया था। इनके समकालीन थे मेवाड़ के अंदर महाराणा सामंत सिंह, इसको कीर्तिपाल ने हराया था। अगले राजा हैं कान्हड़ देव बहुत प्रमुख राजा हैं। इन्हीं के समय एक शाखा हुआ था जालोर के अंदर 1308 ईस्वी के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी का शिवाना पर आक्रमण कराया गया था 1308 ईस्वी के अंदर। सातल व सोम के नेतृत्व में शिवाना का पहला शाखा हुआ था। किसके नेतृत्व में? सातल व सोम के नेतृत्व के अंदर शिवाना का पहला शाखा हुआ। भायर नामक सैनिक ने विश्वासघात किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आप अगर युद्धों के वर्णन के बारे में अगर आप पढ़ोगे और उसके युद्ध की विजय के बारे में पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता उसके 20% से भी ऐसे युद्ध हो जिनके अंदर उसने किसी विश्वासघात करवा के अगले को या फिर उससे बिना विश्वासघात कराए जीता हो। वो 80% युद्ध के अंदर किसी न किसी से विश्वासघात करवा के धोखे से मरवा के दूसरे राजा को तभी वह जीतता था। अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया था। गातव्य है कि खिजराबाद चित्तौड़ के किले का नाम रख लिया था। हमें याद है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था। रतन सिंह ने केसरिया किया था तथा पद्मिनी ने जौहर किया था तथा अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। अपने पुत्र को खिजर खां को उसका प्रशासक नियुक्त कर दिया था तथा खिजर खां ने चित्तौड़गढ़ के अंदर गंभीरी नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण भी करवाया था। शिवाना को जालोर की चाबी कहा जाता है। जालोर को अगर जीतना है तो पहले शिवाना को भी जीतना पड़ेगा। झाइन के किले को रणथंभौर की चाबी कहा जाता है, और अगर रणथंभौर का किला जीतना है तो झाइन का किला भी पहले जीतना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण हुआ था 1311 के अंदर। कान्हड़ देव तथा उसके बेटे वीरम देव के नेतृत्व में जालोर में साका किया गया। अलाउद्दीन का सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग। अलाउद्दीन ने अलोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। जेता देवड़ा कान्हड़ देव का सेनापति था। फिरोजा कान्हड़ देव अलाउद्दीन की बेटी जो वीरम देव को पसंद करती थी। अलाउद्दीन की एक बेटी थी फिरोजा। हम ये पढ़ते हैं कि अलाउद्दीन की बेटी थी फिरोजा जो कान्हड़ देव को अत्यधिक पसंद किया करती थी। और यह भी एक कारण था युद्ध का कि अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हड़ देव यानी कि जालोर के किले के ऊपर आक्रमण किया तथा वहाँ पर सभी का नरसंहार करवा दिया गया। गुलवीरत फिरोज खां की दायमा। पद्मनाभ की रचनाएं।
पद्मनाभ इसके दरबारी कवि थे जिन्होंने 2 रचनाएं की थी, कान्नड़ देव प्रबंध एवं वीरमदेव सोनगरारी बात। ये भी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। कान्नड़ देव प्रबंध एवं वीरमदेव सोनगरारी बात ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है पद्मनाभ के द्वारा, जो कि एक लेखक थे, कान्नड़ देव के दरबारी विद्वान थे। कान्नड़ देव से पूर्व जालौर के चौहान राजा समर सिंह, उदय सिंह, चचिंग देव, महाराजा धीराज एवं सामंत सिंह रहे थे। मकलाना का युद्ध सिवाना विजय के बाद तुर्की सेना को मेड़ता के पास मकलाना में कान्नड़ देव ने हराया था। ये था जालौर के चौहानों का इतिहास। अब रहे हैं सिरोही के चौहान। सिरोही में भी चौहान वंश का शासन था। सिरोही में चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन था। लुम्बा इनके पहले राजा थे प्रमुख। 1311 ईस्वी में परमारों को हराकर आबू व चंद्रावती पर अधिकार कर लेते हैं तथा चंद्रावती को अपनी राजधानी बना लेते हैं। लुम्बा ने 1311 के अंदर परमारों को हराकर आबू से 1311 ईस्वी में परमारों को हराकर आबू व चंद्रावती पर अधिकार कर लेते हैं तथा चंद्रावती को अपनी राजधानी बना लेते हैं। शिवबाण की राजधानी थी शिवपुरी। 1405 ईस्वी में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी शिवपुरी 1405 ईस्वी के अंदर। इसके अलावा इनके शासनकाल में कोई मुख्य घटनाएं नहीं है। सैसमल देवड़ा, हालांकि ये चौहानी है पर इन्होंने चौहानों की सिरोही के अंदर चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन प्रारंभ हो गया था, इसलिए इन्हें सैसमल देवड़ा भी कहा जाता है। 1425 ईस्वी में सिरोही की स्थापना की तथा उसे राजधानी बनाया। अखेराज देवड़ा उड़गा अखेराज के नाम से जाना जाता था और एक उड़गा राजा उड़गा पृथ्वीराज भी थे जिन्हें सोलंकियों ने मेवाड़ के थे, जिन्हें सोलंकियों ने मार दिया था तथा उसके बाद में उसके भाई महाराणा सांगा जो बाद में राजा बने थे, जो भी एक बहुत प्रतापी राजा थे। सुल्ताना देवड़ा जो थे तो दत्तानी इनके समय हुआ था दत्तानी का युद्ध अकबर व सुल्ताना के मध्य 1583 ईस्वी के अंदर हुए थे और इन्होंने सुल्ताना ने अकबर को पराजित कर दिया था, यानी हरा दिया था। इस समय अकबर के सेनापति थे बीकानेर के राय सिंह और महाराणा प्रताप के भाई जगमाल। देखो विडम्बना, एक समय था जब महाराणा प्रताप अकबर के अधीनता स्वीकार करने के विरुद्ध थे, उनसे लड़ते थे और वहीं उसी के भाई जगमाल अकबर की ओर से दूसरी सेनाओं को हरा रहे हैं। ये विडम्बना नहीं तो और क्या है। भाई भाई का नहीं रहा। दरबारी विद्वान दुर्शाआडा जो थे वो सुल्ताना के दरबारी विद्वान थे जिन्होंने राव सुल्तान राकवित नामक पुस्तक लिखी थी। विरुद्ध छत्री और किरतार बावनी, यह भी 2 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी। शिव सिंह 1823 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं। सिरोही के शिव सिंह ने सबसे अंत के अंदर किसी राजस्थान के किसी राजा ने सबसे अंत के अंदर किसी अंग्रेजों से संधि की थी तो वो थे सिरोही के शिव सिंह देवड़ा। इन्होंने सिरोही राजस्थान की अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। मान सिंह चौहान के शासनकाल में मानशाही तलवार प्रसिद्ध हुई। बेरी साल मारवाड़ के अजीत सिंह को सिरोही में शरण दी गई थी। मारवाड़ के अजीत सिंह को बेरी शाल ने पढ़ा था कि मारवाड़ के जो अजीत सिंह थे जिन्हें सिरोही के बेरी शाल ने उन्हें शरण दी थी और फिर वो 30 साल के संघर्ष के बाद वो राजा बने थे। अगले हैं बूंदी के चौहान। बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन प्रारंभ था। हमने पहले भी पढ़ा है कि बूंदी के जितने भी राजा थे उन्हें हाड़ा राजा तथा बूंदी की जितनी भी राजकुमारियाँ थी उन्हें हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता था। पहले बूंदी पर मीणा वंश का शासन था पर फिर बूंदा मीणा के कारण इसका नाम बूंदी पड़ा। रणकपुर अभिलेख में बूंदा की फरदावती कहा गया है। देता हाड़ा भी बोल सकते हैं या देता चौहान भी बोल सकते हैं। 1241 ईस्वी में बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन स्थापित किया। इसने जेता मीणा को हराया था। देता ने किसको हराया था? देता ने जेता मीणा को हराया था और बूंदा मीणा के नाम के कारण बूंदी का नाम
बूंदी रखा गया है। जैतर सिंह 1274 ईस्वी में इसने कोटा को जीतकर बूंदी राज्य में मिला लिया था। जैतर सिंह जो थे, जैतर सिंह हाड़ा कह सकते हैं उन्होंने, जो कि चौहान थे। जैतर सिंह हाड़ा ने 1274 ईस्वी में कोटा पर आक्रमण कर कोटा को जीतकर उसे बूंदी के अंदर मिला लिया था। बर सिंह 1354 ईस्वी में बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण कराया। बूंदी का तारागढ़ किला भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है तथा इसको कहा जाता है कि इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। सुरजन 1569 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इसमें आमेर के भगवंत दास की मुख्य भूमिका थी। तो 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार करवा लेते हैं। किससे? सुरजन सिंह से। कौन? भगवंत दास आमेर के। द्वारिका गुजरात में रणछोड़ कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया। इनके दरबारी विद्वान थे चंद्रशेखर, सुरजन चरित जीवनी, हमीरहट। 2 पुस्तकें लिखी थी किसने? चंद्रशेखर ने। बुद्ध सिंह की पुस्तक है नेहत रंग। इसके 2 बेटों दलेर सिंह व उमेश सिंह के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष हो गया था। दलेर सिंह दत्तक पुत्र था। सवाई जय सिंह ने दलेर सिंह का समर्थन किया तथा मराठों ने उमेश सिंह का समर्थन किया था। बूंदी राजस्थान की पहली रियासत थी जिसका आंतरिक राजनीति में मराठों ने हस्तक्षेप किया था। उमेश सिंह मराठों के पास चले गए और मराठे उमेश सिंह की मदद करने आ गए और यह पहला राज्य था राजस्थान का, या फिर पहली कोई रियासत थी जिसके अंदर मराठों ने किसी उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर हस्तक्षेप किया। बाकी मराठे सिर्फ आते, काट पीट करते, लूटपाट करते और चले जाते। अमर कंवर सवाई जय सिंह की बहन तथा बुद्ध सिंह की पत्नी या फिर रानी थी। इसने उमेश सिंह के पक्ष में मराठों के सेनापति मल्हार राव होलकर को बुलाया था। अमर कंवर जो कि बुद्ध सिंह की रानी है, उसने उमेश सिंह के पक्ष में मराठों के सेनापति मल्हार राव होलकर को बुलाया था। कृष्णा कंवर सवाई जय सिंह की बेटी व दलेर सिंह की पत्नी थी। विष्णु सिंह 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं और यह था मात्र बूंदी का इतिहास। अब थोड़ा सा कोटा के चौहानों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कोटा के चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन था। माधो सिंह यह बूंदी के राजा रतन सिंह का बेटा था। 1631 ईस्वी में मुगल बादशाह ने इसे कोटा का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र राजा घोषित किया कब? 1631 ईस्वी के अंदर। और उससे पहले 1274 के अंदर जैतर सिंह ने कोटा को जीतकर कोटा को बूंदी में मिलाया था और 1274 से लेकर 1631 तक कोटा बूंदी के अधीन रहा। और 1631 ईस्वी के अंदर बूंदी के राजा रतन सिंह का बेटा था माधो सिंह, उसने मुगल बादशाह के साथ मिलकर कोटा को बूंदी से फिर से अलग करवाया। 1631 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने सुजान सिंह को शाहपुरा का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। शाहपुरा मेवाड़ को तोड़कर बनाई गई नई रियासत थी। जानते हैं शाहपुरा मेवाड़ के अंदर आया करता था, अब तो हालांकि ये अलग हो गया काफ़ी। इस समय मेवाड़ का राजा जगत सिंह द्वितीय थे। सुजान सिंह मेवाड़ के राजा अमर सिंह का पोता था तथा पहले यह फुलिया परगने का सामंत था। शाहपुरा भीलवाड़ा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। मुकुंद सिंह माधो सिंह के बाद में राजा क्या मुकुंद सिंह धर्मत एमपी के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। मुकुंद सिंह ने कोटा में अबली मीणी का महल बनाया गया है। यह भी स्थापत्य कला का एक अनूठा वर्णन है या फिर एग्जाम्पल है। भीम सिंह यह वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। इसने कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम कर दिया था। 12 में सांवरिया जी मंदिर का निर्माण करवाया था। मुगल बादशाह फर्रुखशेर के कहने पर बूंदी पर आक्रमण कर दिया तथा बूंदी के राजा बुद्ध सिंह को हराया तथा बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया। उम्मेद सिंह 1817 ईस्वी में उम्मेद सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली। शर्तें थी उम्मेद सिंह तथा उसके वंशज हमेशा कोटा के राजा बने रहेंगे।
जालिम सिंह झाला हमेशा कोटा के दीवान प्रधानमंत्री बने रहेंगे तथा कोटा की सारी शक्तियां दीवान को दे दी गई, जो कि एक पूरक संधि थी। किशोर सिंह द्वितीय मांगरोल बारा का युद्ध हुआ था किशोर सिंह द्वितीय एवं जालम सिंह झाला के मध्य, जिसमें जालम सिंह झाला जीत गया था। अंग्रेजों ने जालम सिंह झाला का साथ दिया था, जिसमें अंग्रेज सेनापति कौन थे? जेम्स टोड। और यहाँ पे कोटा का भी इतिहास समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।